जज्बात पे इलेक्शन होंगे, जो ज्यादा नारे जज्बाती देगा वो वोट लेगा। कबड्डी का खेल है, जिसको मर्जी आएगी तो खेलोगे। वहां जो सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन होगा उसकी आप बात करोगे। कदम बैठ जाओ। कश्मीर लाइव के सियासी मंजरनामा के कुछ शुमार में आप तमाम नाज़रीन को इस्तकबाल। इलेक्शंस चल रहे हैं और सरगर्मियाँ तरफ से देखने को मिल रही है। इलेक्शंस के ही हवाले से आज हमारे साथ जो जुड़े हैं मेहमान वो हैं एक वेटरन पॉलिटिशियन। जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखें या मुल्क भर में भी देखें तो काफ़ी बड़े सियासतदान माने जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, बहुत इस्तकबाल सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अक्सर एक चीज़ जब भी हम देखते थे तो गुलाम नबी आज़ाद का नाम हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और कश्मीर में अभी ये एक चीज़ जो है चर्चा में है कि ऐसा क्या हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। अब मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता, बहुत बोल चुका हूँ। जिस दिन मैंने छोड़ी थी तो अगले 3 दिन और 3 रात में इसलिए कह रहा हूँ कि 2 बजे भी सुबह के मैंने इंटरव्यू दिए, 18 घंटे 85 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, और वो सब नेशनल चैनल्स थे, क्योंकि दक्षिण से भी, साउथ से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी सब एडिटर्स आ चुके थे। उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और उससे अब 2-2.5 साल बोलते अब वो मैं उस पर मैं वक्फा पूरा जिंदगी गुजारी, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक। अब वो एक चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, एक नया चैप्टर शुरू किया है। अब ये चैप्टर नया कहाँ पहुँचता है, क्योंकि नया चैप्टर मैंने एक ऐसी सरजमीन से की है जो मेरी भी सरजमीन है, लेकिन इस सरजमीन की सियासत शायद हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग, टोटल मुख्तलिफ है। क्योंकि दूसरे हिस्सों में जहाँ मैंने 50 साल दिए अपनी जवानी, अपना स्टूडेंट कैरियर, यूथ कैरियर, और जो अपना तजुर्बा था, तो उन तमाम रियासतों में ये अकेली रियासत है जहाँ जज्बात पर सियासत होती है। यहाँ आर्गुमेंट पर नहीं होती है, यहाँ डेवलपमेंट पर नहीं होती है, यहाँ सिर्फ जज्बात पे सियासत होती है। फिर उस जज्बात में उनको फ़ायदा हो नुकसान हो ये कोई नहीं सोचता है, इसकी किसी को परवाह नहीं। तो ऐसी सूरत में मुझे 2.5 साल मिले थे एक बदलाव लाने में। वो जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो वो एक कामयाब कोशिश थी, बहुत ही कामयाब कोशिश थी, कि मैंने उन 2.5 सालों में तकरीरें भी करता था, ऑफिस में भी बैठता था और 20 घंटे काम भी करता था। तो डेवलपमेंट मेरा एजेंडा था, और साथ साथ पब्लिक में मेरा लोगों को ये समझाना था कि भाई जज्बात से कुछ नहीं होगा रियासत जम्मू कश्मीर में। जज्बात से 1947 से लेकर आज तक हमने लाखों बच्चे खो दिए, बुजुर्ग भी खो दिए, लीडर भी खो दिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जेलों में भी लोग रहे, बड़े बड़े लोग जेलों में रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर 10 साल के बाद हम वहीं आ जाते हैं, ठीक चलता है। फिर 10 साल के बाद जज्बात में लोग आ जाए, फिर वापस जीरो आ जाते हैं। तो इसलिए रियासत हमारी जम्मू कश्मीर ये कहीं जाने वाली नहीं है। जो भी यहीं आएगा बदलाव तो यहीं आएगा, लेकिन ये कहीं खुद नहीं जाएगा। इसलिए सड़कें जो बनेगी यही कल तुम्हें काम आएंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, तो क्यों नहीं करते इसके लिए लोग। जो वर्क कल्चर नहीं था, लोगों को मैंने मजबूर किया कि ये आप अगर अस्पताल में 3 साल में तुम बनाओगे तो लोगों का भी नुकसान होगा। अगर इसको 1 साल में डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में बनाओ, तो लोगों ने बनाया, ट्रिपल शिफ्ट में बनाया, डबल शिफ्ट में बनाया। हजरत बल का जो आज इतना बड़ा लान है जिसमें नमाज पढ़ते हैं, कुछ 1000 पढ़ते थे, आज कई लाख पढ़ते हैं। मैंने घर उठवा दिए, 100 का करीब घर उठवा दिए। उसमें पुलिस,
पैरामिलिट्री फोर्सेस लान में 30 साल से बैठी थी, उनको हटा दिया। हज हाउस 8 महीने में बना, असेंबली 11 महीने में बनी, ट्यूलिप गार्डन 1.5 साल में बन गया। तो कई तकरीबन 1400-1500 ऐसी पुल, इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल्स जो डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में बनी। लेकिन मैं चला गया तो वापस वहीं पहुंच गया। आपके जाने के बाद सब काम रुक गया? सब वही जो किसी ने उसको न बनाने वालों में कोई दिलचस्पी थी और न यहाँ कोई था। भाई अभी कल तक तो ट्रिपल शिफ्ट थी, अभी आज क्या होगी, सिंगल शिफ्ट भी नहीं चल रही। तो कोई नहीं, असेंबली पूरे फ्राइडे तक चलती थी। मैंने सैटरडे, हिंदुस्तान में पहली असेंबली है जो मेरे वक्त में 6 दिन चली, सिर्फ संडे को छुट्टी, वरना यहाँ तो सैटरडे कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में। फ्राइडे को भी आधा तक, तो मैंने कहा फ्राइडे को नमाज पढ़ने की हम 1 घंटा 1.5 घंटा छुट्टी रखे, लेकिन होगा क्यों नहीं पूरा, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक। तो मैं सोचता था कि हमने मुल्क को बहुत टाइम दे दिया, इतने बड़े मुल्क को। लेकिन अगर मैं जो टाइम मेरे पास बचा है, आदमी अल्लाह ऊपर वाला तो किसी वक्त भी ले सकता है, अभी हम बैठे हैं तो अभी जा सकते हैं, लेकिन जो बचा है, जब तक सांस है, तो उसको अपनी रियासत की डेवलपमेंट के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी में रह के ये नहीं हो सकता? नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो अपना एजेंडा आप चला नहीं सकते, वहाँ तो अपना उनका एजेंडा। जब मैं था तब भी कुछ न कुछ, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, मैं नहीं मानता था, मैं अपना एजेंडा चलाता था और मेरा एजेंडा कामयाब हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी मेरा अलायंस थे, उनको पसंद नहीं आता था ये करना, क्योंकि वो सोचते थे कि ये ज़्यादा आगे गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और वजह भी मेरी जाने की यही हुई कि जितनी सियासी पार्टियां थी, बजाय खुश होने के इस एजेंडा से सब नाराज थे कि लोग इनके साथ चले जाएंगे तो हम तो फिर इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए सब एक हो गए। जब हम आपकी पार्टी को देखते हैं तो लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि कश्मीर में बातें तो लोग बातें करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो पार्टी बनाई ये बीजेपी के कहने में बनाई, और इससे लिंक करते हैं कि ये ऑपोजिशन के वाहिद एक ऐसे लीडर है कि जिनको जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में रोए भी थे। तो इस सब को किस तरीके से? क्योंकि यहाँ शोषों का बहुत शौक, 24 पार्टियों के लीडरों ने बात की है और वो बातें प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत ज्यादा आ सकती, बहुत ज्यादा से, लेकिन वो कोई सुनेगा नहीं। वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, सुनेंगे जरूर यही, क्योंकि नेगेटिव चीज यहाँ बहुत ज्यादा चलती है। पॉजिटिव सुनने के लिए और न उस पर अमल करने के लिए कोई तैयार रहता। और कहते कौन है? जो उस सरकार में मिनिस्टर है, जो सेंटर में मिनिस्टर है, स्टेटों में मिनिस्टर है, वो कहते हैं। अगर आज होता तो मैं 3 जगह पार्लियामेंट लड़ रहा हूँ, तीनों जगह मैं बीजेपी के कैंडिडेटों के खिलाफ लड़ रहा हूँ या वो मेरे खिलाफ लड़ रहे। तो समझौता पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही समझौता होता है ना, कोई रिश्तेदारी तो नहीं होती है। तो इस सब को आपको लगता है कि बस बात सब वो, चूंकि और कुछ चला नहीं, तो ए टीम, बी टीम, सी टीम, वो ए टीम भी वही है कहने वाले और बी टीम भी वही कहने वाले। चलिए, इसके बाद आज़ाद साहब जब हम देखते हैं 2019 में 370 जब हटता है तो उसके बाद एक पार्टी यहाँ बनती है, वो अपनी पार्टी थी अल्ताफ बुखारी साहब की। लेकिन उसके बाद आपकी एक पार्टी जो है कुछ वक्त बाद, एक लंबे वक्फे के बाद वजूद में आती है, और ये पार्टी भी जो है ज़्यादातर कश्मीर सेंट्रिक रह रही है या उन बेल्ट्स में ज़्यादा काम कर रही है जहाँ मुसलमान वोट्स हैं। तो इसको क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पार्टीज वहाँ क्रिएट हो रही है जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है? आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? ये जो मेरा कैंडिडेट है दूसरा उधमपुर, और आपका उधमपुर से कैंडिडेट है, कैंडिडेट है, श्रीनगर से कैंडिडेट, तो उधमपुर, जम्मू से नहीं है, और उसकी बता, जो उधमपुर की में है उसमें 60% मुसलमान हिंदू है, 35% 65% हिंदू है। तो अब कहाँ गई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी? अच्छा, जहाँ तक रजौरी पुंछ वगैरह है उसमें भी
वहाँ 40% हिंदूज, तो ऐसा नहीं। क्योंकि इसको अक्सर इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक ही मैक्सिमम कश्मीर सेंटर की देखो बात, आदमी आप यही बात एनसी से भी कर सकते हो कि उनका बीजेपी क्यों नहीं है, आप बीजेपी को भी कह सकते हैं। आदमी कैंडिडेट वहीं खड़ सकता है जहां उसकी कुछ फर्टाइल लैंड हो। अब नॉर्थ कश्मीर में हम नहीं कर पाए कि मेरी वहां उतनी ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं थी, लड़ सकते थे लेकिन कोई जीतने के लिए नहीं लड़ सकते थे। तो जहां इलेक्शन आदमी वहीं लड़ता है जहां आपको कुछ वहां प्रेजेंस हो, बजाय इनाम थोड़ी इलेक्शन लड़ता है। जमानत ही जब्त ना हो जाए, वही जमान था। तो आप इलेक्शन तो खेत फिर इमोशन की तरफ ही जा रहा है, यहाँ रीजंस की तरफ नहीं जा रहा जो मैं देख रहा हूँ। तो अगर अभी उस क्वेश्चन पे आएंगे आप। इसके बाद जैसे हम देखते हैं, आपने कहा कि अनंतनाग राजौरी की बात की। अनंतनाग राजौरी में सबसे प्रोमिनेंट नाम जो था आपकी पार्टी क्योंकि अनंतनाग में हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंस थी सब पार्टी। मेरा सवाल है कि नाम आपका आ रहा था सबसे पहले कि आजाद साहब जो है वो आए, लेकिन सब लोगों ने कहा कि हमारी कंपेन कौन करेगी, और अच्छा ठीक है, अगर मैं वहां होता तो मैं अभी तक अनंतनाग में ही फंसा होता, मैं दूसरी श्रीनगर कभी नहीं आ पाता, मैं शायद चनाब वैली कठुआ उधमपुर जा ही नहीं पाता, क्योंकि कैंडिडेट का खुद होना और पार्टी का होना दो अलग चीजें होती। और इसके साथ साथ एक अलायंस की खबरें आ रही थी कि अपनी पार्टी के साथ आप नहीं, हमारा वो एक शुरुआत हुई थी, वो टूट गई बात। अच्छा, उसके साथ आजाद साहब हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त से जब से इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हुई है, उससे पहले भी एक तंज का माहौल फिर से शुरू हो गया कश्मीर में। इसमें आपने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन शुरुआत उन्होंने की, मैं सिर्फ जवाब देता हूँ। और वो 100 चीजें बोलते हैं, मैं 2-3 का जवाब देता हूँ। है कि जब फारूक साहब बीमार थे तो उनकी इयादत के लिए आप आए थे, एक अच्छा रिश्ता था आपका, अच्छा रिश्ता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो, लेकिन शुरुआत फारूक साहब से ही हुई। जब उनसे पूछा वो किसके साथ, वो किसने, आजाद साहब की पार्टी, उन्होंने कहा सरकारी पार्टी। अच्छा, शुरुआत उन्होंने की, तो फिर मुझे उनको भी कहना पड़ गया, सरकार में तो आप 6 साल आपका बेटा मंत्री था, तो मैं कहाँ मंत्री था, तो सर तो जवाब तो देना पड़ा ना। लेकिन शुरुआत फारूक साहब ने की। हम इसको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस यहाँ ऐसे हैं जो अक्सर तंज करते रहते हैं। मैं तंज बिल्कुल नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। आज भी फारूक साहब को 10 चीजें हमारे खिलाफ बोलते हैं तो मैं एक चीज का जवाब देता हूँ, उमर साहब 40 बोलते हैं तो मैं आधी चीज का जवाब देता हूँ। अभी भी वो इलेक्शन तो आते जाते, इलेक्शन आते जाए, मेरी तरफ से है, लेकिन शुरुआत बाप बेटे की तरफ से ही हुआ है। चलिए, उधमपुर और जम्मू के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा। उधमपुर से आपका कैंडिडेट आता है क्योंकि उसमें चिनाब वैली का रीजन भी है, चिनाब वैली आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त तक आप कुछ वैसे कैंडिडेट्स भी थे जो आपकी पार्टी में कांग्रेस के टाइम पे वहाँ से जीतते थे। 6 में से 5 सीटें तो आपकी आ जाती थी चिनाब वैली। लेकिन जम्मू में क्यों कैंडिडेट नहीं? क्या जम्मू में पहले से आप सबको मालूम है 47 से बीजेपी है, ये कौन सी नई बात। लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद थोड़ी नहीं, कोई कुछ और भी खराब हो गई, डिलिमिटेशन के बाद और खराब हो गई, तो इसीलिए प्रेजेंस नहीं। जाहिर है आज से शुरू में हमने समझा था जब बीपीएपी बनी, जब आपकी पार्टी बनी तो हमने समझा था ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी। अरे बीजेपी की 25 सीटें वहां थी सिटिंग, बीजेपी की कितने सालों से एमएलए एमपी बीजेपी के वहां पिछले 2 टर्म से वहां सब जगह। इवन चिनाब वैली की पिछली दफा सिर्फ 8 में से 2 एमएलए कांग्रेस के थे, बाकी सब बीजेपी के थे। मुस्लिम एरियाज में भी बानेहाल और इंदरवाल, बस बानेहाल इंदरवाल किश्तवाड़ बीजेपी था, भद्रवाह बीजेपी के पास था, डोडा बीजेपी के पास था, रामबन बीजेपी के पास था। तो बीजेपी सेंटर में है, तो बीजेपी वैसे ही जम्मू प्रोविंस में 47 से है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि बीजेपी का गढ़ कहाँ है। अगर हम इस इलेक्शन को देखते हैं या ओवरऑल इस प्रोसेस को देखते हैं, आपने जैसे अभी कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या वो मेरे खिलाफ है, जब हम इलेक्शन में होते हैं तो वी फाइट अगेंस्ट ईच अदर।
तो क्या कभी अगर मौका मिलता है तो आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे? मैं किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं ना एनडीए ना ना इंडिया। किसी। इसके साथ साथ एक इस बार जो इलेक्शन हुए आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर की बात करते हैं, जो दो बड़ी पार्टीज हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो दोनों पार्टीज ये कहती हैं कि ये इलेक्शन जो है ये बिजली पानी सड़क के लिए नहीं, ये इलेक्शन जो है हमारी कोई ये 47 से यही कहते हैं आइडेंटिटी है उसके लिए। ये जो कह रहे हैं 47 से खाली इसका नाम बदलता है, बात यही होती है कि जज्बात से हो डेवलपमेंट में ना हो। ये ही बात डेवलपमेंट न करने से बचने के लिए बात है। अब 47 से लेके आज तक जितने भी इन पार्टीज के इलेक्शन हुए ऐसे ही मुद्दों पर हुए हैं ताकि कोई डेवलपमेंट न करना करिए। कल कहेंगे सड़क नहीं बनी, स्कूल नहीं बनी, अस्पताल नहीं बनी, हमने तो इस पर वोट लिया नहीं था। ये कहते हैं यही तोड़ना चाहता था, लेकिन लोग टूटना नहीं चाहते हैं। लोगों को भी मजा इसी चीज में वोट डालने में आता है। इस बार का कहना ये है नहीं, इस बार तो कुछ भी नहीं, इस बार तो 100% डेवलपमेंट पे ही होना चाहिए था, क्योंकि इतनी हम 50 साल पीछे चले गए थे, क्योंकि नारों पर गवर्नमेंटें बनी, यहाँ आज़ादी देने पर डिपेंडेंट बन गए, ये गवर्नमेंटें बनी, इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ खुद मुख्तियारी देने पर इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ सेल्फ रूल पर इलेक्शन लड़ेगी, गवर्नमेंट बनी। तो कश्मीर में लीडरों और पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ के लोगों की नब्ज आ गई है कि यहाँ डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है। आप यहाँ के ये नब्ज पकड़ दो, आप जज्बात को पकड़ दो, जीत जाओ और ऐश करो। इनका कहना ये है, नहीं कुछ कहना मैं जानता हूँ, मैं यहीं एसपी कॉलेज का पढ़ा हूँ, यहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। मैं एसपी कॉलेज में जब था तो तब भी यही नारे सुनते था, जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब यही नारे सुनते थे। लीडर बदल गए लेकिन स्लोगन नहीं बदला ना। रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 को किस तरीके से डीए, वो भी एक स्लोगन है आने का। उनको मालूम है, अकेले में पूछो क्या होने वाला है, लेकिन नहीं मानेंगे क्योंकि स्लोगन है। तो अब यहाँ इनसे बड़ा स्लोगन देने वाला देखा है ना, तो सब बंद हो गए। यहाँ स्लोगन पे चलेगा। तो अगर आप कहते हैं कि लोगों को भी यही चीज चाहिए, फिर लोग पसंद क्योंकि वोट इसी पर देते हैं। हाँ, तो ऐसे ही चलेगी। तो आपकी सियासत की जगह कहाँ? सियासत हम करेंगे, अपनी जगह होती है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी एक उनकी सोच है, छोटी हो गई लेकिन सोच नहीं बदली। कांग्रेस ने भी सोच अपनी बदल दी। बीजेपी की अपनी सोच देखिए, परसों माइनॉरिटीज को गाली देते थे, आज कह रहे हैं हम उनके हक में हैं। तो यहाँ सोच बदलती रहती है पॉलिटिकल पार्टीज की। हमारी सोच जो मेरे एसपी कॉलेज के ज़माने में थी, ईमानदारी से, मैं तब भी स्टूडेंट लीडर था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट लीडर था, और जो मेरी सोच तब भी थी उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं आया। मैं जो आप इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि इन दो बड़ी पार्टीज का ये नारा था। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि डीपीएपी की सियासत की बुनियाद क्या है? वो अगर नहीं, हम क्या देंगे लोगों को? क्या हमारा डेवलपमेंट आज भी है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी सबसे प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी पे चीज है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जाए सबसे, और उसके साथ पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड। फिर जो मजदूर तबका है वो भी बहुत गरीब। लोगों को श्रीनगर में गरीबी नहीं दिखेगी। मैंने 2 साल में, जब से मैंने नई पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर को पहली दफा इतने नजदीकी से देखा, क्योंकि कोई गांव, कोई इलाका, कोई कस्बा नहीं होगा जहां मैं लोगों के बीच में नहीं गया और देखी मैंने गरीबी। जो श्रीनगर में रहते हैं उनको गरीबी का कोई पता नहीं दिखता। वो बड़ी बिल्डिंगें रोज बनते देख रहा है, वो जहाज देख रहा है, तो बड़ी किस्म किस्म की गाड़ियां देख रही हैं। आपको गांव में अभी देखेंगे वही बैल नजर आते हैं, गाड़ी कोई नजर नहीं आती, गरीबी नजर आती। खाने के लिए अभी कपड़े नहीं आते, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए अभी कपड़े नहीं, चप्पल नहीं है पहनने के लिए। तो ये प्रायोरिटीज हमारी डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी। अभी हमारे सब लोग यहाँ जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, चाहे पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं,
जो कहीं पैसा कमाया हो या जमीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, अपना इलाज कराते हैं। मैंने 5 मेडिकल कॉलेज दिए, लेकिन मैं देखता हूं कि वो काफी नहीं है। यहाँ 20 के 20 मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज का ये मतलब नहीं होता, मैं समझाता हूँ, लोग समझते हैं एमबीबीएस कर रहे हैं। नो, एमबीबीएस करना एक बाई प्रोडक्ट है। एमबीबीएस इलाज, क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, और 500 बेडेड के साथ आपकी फैकल्टी पढ़ाने की होनी चाहिए। तो फैकल्टी होनी चाहिए 95% से ऊपर, नीचे चलेगी तो कॉलेज रिकॉग्नाइज होगा। उसका मतलब है कि आपको हर बीमारी का स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, जो कि आम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 20 जगह है तो 5 भरी है। मेरे वक्त में पूरी भरी थी। आज 17 साल से 10% भी नहीं है डॉक्टर, 10% भी नहीं, क्योंकि किसी की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वादा हमने किया ही नहीं हॉस्पिटल देने का। हमने तो वादा किया है सेल्फ रूल का, हमने तो वादा किया वो नहीं आएगी, और नहीं आएगी कभी, तो हम सच्चे रह गए। तो मेरा जो है सोच जो है इनसे डिफरेंट है कि लोगों को झूठ कह कर 75 साल से वोट लिए जा रहे हैं, झूठ लेकर, और लोग उस झूठ पे अमल करते हैं, सोचते हैं। अगर आपकी सरकार जो यूटी में बनती है, या आपका कोई एमपी जाता है लोकसभा में अभी चुन के, 370 और 35 की बात होगी, कभी हम उम्मीद कर सकते हैं? देखो, 370 पे 3 एमपी थे लोकसभा में एनसी के, तो जब खत्म हुई उस दिन बात नहीं की तो आप क्या करेंगे? एक ही अकेली पार्टी है एनसी, जिनके 3 एमपी थे, पार्लियामेंट में बोले नहीं 370 पर। तो अब कौन सा नया पार्लियामेंट है? अब वो 3 नए एमपी बनेंगे तो वो बोले, अब तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो सब्जेक्ट खत्म हो गया। उस वक्त सब्जेक्ट आया था, इसको खत्म करने के लिए 1 महीना चला। 1 महीने में 6 तकरीरें की, एक ज्यादा मशहूर हो गई है, तो उन्होंने 6 उस 1 महीने में 1 दफा भी तकरीर नहीं की। तो अब ईद होगी, उसी दिन नमाज पढ़ने जाएंगे ना, आप ईद के दूसरे दिन जाएंगे तो मैं ईद नमाज पढ़ने आया। आज तो सब्जेक्ट ही नहीं है पार्लियामेंट के सामने ये। तो स्पीकर कहे देयर इज नो सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अंडर डिस्कशन, कदम बैठ जाओ। तो ये थोड़ी पार्लियामेंट है कि भाई कबड्डी का खेल है, जिसको मर्जी आएगी तो खेलोगे। वहां जो सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन होगा उसकी आप बात करोगे। आजाद साहब, आप कांग्रेस का हिस्सा रहे बहुत लंबे वक्त तक, और यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अभी कह रही हैं कि अगर सेंटर में सरकार बदलती है तो 370 वापस आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो क्या कांग्रेस अगर सरकार बनाती है? कांग्रेस खुद 370 के बारे में 5 साल से नहीं बोली, एक दफा भी नहीं बोली। कोई दूसरी पार्टी भी नहीं 370 के बारे में बोली। इनसे जरा बुलाइए, राहुल गांधी से जरा बुलाइए, यही स्टेटमेंट। किसी एमपी ने उस वक्त भी बात नहीं की थी ना, कभी भी नहीं। 5 लोगों ने पार्लियामेंट दोनों हाउस में बोला, सिर्फ G20 वाले जो मेरे साथ थे, जिन्होंने दस्तखत किया था, उन्होंने 2 ने बोला लोकसभा में, हम 3 ने राज्यसभा में, और जो 2 लोग लोकसभा वो उनको भी ब्रीफ मैंने किया, और राज्यसभा वालों को कोई दूसरा नहीं बोला। आज जो लोग जो राज्यसभा के लीडर थे, लोकसभा के लीडर आज हैं, उन्होंने बोला। तो ये भी बेवकूफ बनाना है। जिन्होंने जितना भी राज्यसभा लोकसभा बोले, वो भी मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता, तो मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने बोला, अपने आप से एक ने बोला। आपके अलावा 4 लोग थे, वो G20 वाले थे हमारे, जिन 23 लोगों ने हमने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस में चेंजेस लाने के लिए, वो उसमें 4 लोग थे, उससे बाहर कोई नहीं था। एक लंबा वक्फा आपने सियासत में गुजारा है अभी तक, तो क्या कोई चांस है बाय एनी मींस की दफा 370 वापस आ सकता है? किसके? दफा 370 या 35 एक ही वापस आने की? आप भी वही जो सोचते हैं, फिर उसी पर ये लिखने वाले भी ऐसे वाले हैं, सुनने वाले भी ऐसे हैं, लीडर भी ऐसे हैं। यहाँ तो कभी तब्दीली आएगी नहीं इस देश में।
मैंने कहा कि कुछ चीजें जिस वक्त मौका होता है, नहीं वो तो हो गया कि आप हो गया। बात हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई रास्ता है, इज देयर एनी वे आउट? हाँ, वो रास्ता था सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले ही दिन बताया था बारामूला में। दो ही रास्ते हैं, या तो मोदी लाएगा, वो हुकूमत में है, या सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया ये कहानी। वॉश कब तो- किसको किस पार्टी को आएंगी क्या कहते हैं 300 सीटें, वो करेगा। और वो मैं कहता हूँ करने वाले तो यही आएंगे ना, इंडिया वाले। उनमें तो एक आदमी भी स्टेटमेंट बात कर रहा, तो आएगी कहाँ से? तीसरी पार्टी कहाँ से आप लाओगे? चलिए 370 की बात नहीं करते हैं, क्या मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को झूठ सुनने की बहुत आदत हो गई। इसका क्या इलाज बनेगा? फरेब पर चलने की आदत हो गई, इससे मैं निकालना चाहता था। नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे, क्या करोगे? 370 के अलावा अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में जिस बात पे अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लोग सड़कों पे आए हैं, वो ये है कि ज़मीन की प्रोटेक्शन। वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 35A और 35A आर्टिकल 371। हाँ, तो वो आर्टिकल एग्जैक्टली वो नहीं है। आर्टिकल 370 में और कई चीजें हैं। आर्टिकल 370 इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, 71 is not the same exactly. 35 is totally different than 70. उसमें प्रोटेक्शन के बाहर वाला 30 इसमें 371 में नहीं है कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता या बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता। उसमें अलग कई चीजें हैं। तो ये महाराजा हरि सिंह का ला है, ये मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ तकरीबन। ये इसमें कोई कांग्रेस का भी रोल नहीं था, न स्टेट का कोई रोल था। ये पहला ऑर्डर उन्होंने निकाला था 1925 में, दूसरा ऑर्डर निकाला था 1927 में, और तीसरा अंतिम ऑर्डर जो उन्होंने निकाला वो 1930 में। और उसको 1930 में, और वो भी जम्मू के हिंदूज ने और कश्मीरी पंडित के कहने से, क्योंकि यही उस वक्त सर्विस में थे। मुसलमान उस वक्त सर्विस में पढ़े लिखे थे ही नहीं बेचारे, न होने के बराबर थे। तो वो महाराजा के पास तीनों दफा गए कि ये पंजाब वाले, ये आज वाला पंजाब नहीं, उस वक्त लाहौर पंजाब था। नहीं, लाहौर ही रियल पंजाब था। वहाँ मुसलमान रहते थे, सिख रहते थे, हिंदू रहते थे, और तीनों पढ़े लिखे थे और तीनों अमीर थे। उन्होंने कहा कुछ को कश्मीर खरीदेंगे, कुछ जम्मू खरीदेंगे, जैसे आपके दादा परदादा ने खरीदी, और वो खरीदेंगे जमीनें और नौकरियां करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर 1, 2, 3, फिर 1930 में उन्होंने निकाला जो आखिरी, कि अब ये सर्टिफिकेट होगा स्टेट सब्जेक्ट। ये 1930 से आया स्टेट सब्जेक्ट। जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है, वही नौकरी कर सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वाले लॉ को उसको 35A में डाल दिया, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह देनी थी। तो वो बहुत जरूरी है हमारे स्टेट के लिए। मैं उस पर भी बहुत कई दफा, मैं आज के वक्त में ये कहता हूँ कि स्टेटहुड और 35A पॉसिबल है। 35A पॉसिबल, दोनों पॉसिबल, क्योंकि स्टेट 35A स्टेट भी कर सकती है, असेंबली भी कर सकती है। स्टेटहुड का तो वादा किया हाँ, स्टेटहुड का तो करना है। वो भी तो हमने 6 तकरीरों में मनवा के, मैं नहीं मनवाया, तब छोड़ा उनको। और जब ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बोली तो वहां भी मैंने ही उठाया। ये तीनों चीजें, चारों चीजें मैंने ही उठाई। बाकी तो फिर वही रहने लगे। 77 में, 47 में हमने क्या किया है, 45 में क्या किया है, इतना में क्या किया है, वही जो यहाँ होता है। लेकिन ये 5 चीजें मैंने ही उठाई थी जो उन्होंने कुछ मानी। ये भी मैंने कहा था कि सबको छोड़ दे दो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो उन्होंने छोड़ दिए 16,500। लेकिन अभी भी कई सारे नहीं, वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स इससे 370 से जुड़े थे वो सब छोड़ दिए थे। इंजीनियर रशीद 101 होगा। इंजीनियर रशीद नहीं, इंजीनियर रशीद तो पोस्ट उसकी बात ही अलग बात है। वो इस 370 के चक्कर में नहीं।
आज़ाद साहब, एक चीज़ 2019 के बाद कश्मीर में देखने को मिलती है कि एक खामोशी। क्या वजह लगती है कि आपको लोग बात नहीं कर पा रहे? लद्दाख तो अपना हक मांग रहा है, कम से कम स्टेटहुड मांग रहा है, 6 शेड्यूल की बात कर रहा नहीं, लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख की बात बताओ ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं है लद्दाख। ये 90 में बड़े पैमाने पे एजिटेशन शुरू हुई ले में, अलग स्टेट, कारगिल। नो नो नो, यूटी यूटी की इसलिए बता रहा हूँ ना, लोगों को मालूम नहीं है। स्टेट नहीं थी, यूटी उनकी स्टेट कभी मांग नहीं थी। ये तो स्टेट अभी 2 साल पुरानी मांग है। तो मैं इसमें से, क्योंकि कोई हिस्सा नहीं था, फारूक साहब उस वक्त चले गए थे हिंदुस्तान छोड़कर, इसलिए उनको मालूम नहीं थी। उमर साहब पढ़ते थे मुंबई, इसलिए उनको मालूम नहीं। महबूबा जी उस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थी, तो इसलिए मालूम। और मैं उस वक्त यूनियन मिनिस्टर था। यहाँ एमपी और एमएलए के वो इलेक्शन नहीं हुए थे, मैं महाराष्ट्र से उन दिनों एमपी होता था, तो मैं सेंट्रल मिनिस्टर था। तो बहुत तोड़ फोड़ उन्होंने की, जलाना देंगे। तो रिगजिन जोरा जो कांग्रेस के लीडर थे, ये जनरल सेक्रेटरी उस पार्टी के थे, और प्रेसिडेंट दूसरे थे जो बाद में कांग्रेस के एमपी बने, अभी हैं वो। तो सेंटर की तरह हमें बताया कि आप नेगोशिएशन करें, नरसिम्हा राव जी। तो मैं दिल्ली से ही उड़ता था, यहाँ श्रीनगर से तो तब सवाल ही नहीं, यहाँ एंटर भी नहीं होता था कोई। मेरी टेंसी अपने उरूज पे थी 90। तो तकरीबन 3-4 महीने मैंने दिल्ली से ले जाता था और उनके साथ नेगोशिएशन करता था। फिर अल्टीमेटली मैंने उनको एड्रेस भी किया। हमारे यहाँ से स्टेट के लीडर कार साहब थे कश्मीर से, और मंगत राम जी जम्मू से थे। तो मैं उनसे ये समझौता करके आया कि हम आपको ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की तरह देंगे, जिस तरह से वहाँ थी दार्जिलिंग में, क्योंकि दार्जिलिंग का इससे भी पहले हो चुका था इसी तरह से, वो भी यूटी मांगते थे, वो उससे 5-6 पहले चालू हो गया। तो लेकिन हमारे लोग उसको यूटी भी नहीं देना चाहते थे, ये ऑटोनॉमस हिल काउंसिल। तो बाद में उन्होंने 5-6 महीने के बाद उन्होंने मान लिया ऑटोनॉमस हिल काउंसिल। तो हमने ऑटोनॉमस हिल काउंसिल फिर दोनों के लिए बनाई, ले और कारगिल वाले उस वक्त फेवर में नहीं थे ऑटोनॉमस हिल काउंसिल। हमने उनके लिए अलग पैसा रखा कि आपको अलग पैसा आएगा और आपको रेवेन्यू की हम पावर्स देंगे, दूसरी पावर्स देंगे। तो मान गए। फिर अल्टीमेटली वो चला, अच्छा चला, बहुत डेवलप आज जो हुई है ले में, वो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की वजह से नहीं हुई, स्टेट में नहीं होती। स्टेट में उसका चौथा हिस्सा भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी जो आए हैं वो सब नए लोग हैं। जैसे यहाँ स्टेट में सब नए लोग हैं जिनको उसके बारे में पता नहीं है, वहाँ के लोगों को भी, नए लोगों को कुछ पता नहीं, पुराने लोगों को मालूम है कि फायदा। 5-6 साल बाद लेकिन हमने कानून में करगिल का प्रोविजन रखा। करगिल के आने लगे मेरे पास, ये हमारा बनाओ। तो मैंने कहा शुरू करो। हमने तो कानून में प्रोविजन हुआ तो वहां का भी बन गया। लेकिन जब ये स्टेट का हिस्सा बनने वाली थी उस वक्त फिर वो यूटी की बात करते थे, ऑटोनॉमस हिल काउंसिल यूटी। जिस वक्त 370 को खत्म किया वो उस वक्त यूटी की बात करते थे। ले वाले यूटी और करगिल वाले कहते कश्मीर के साथ रखो। लेकिन सेंटर ने दोनों को यूटी कर दिया। तो ये जो आज स्टेटहुड का है, ये आफ्टर थॉट, ये पुरानी बात नहीं है, ये पुरानी बात है, ये 2 साल की बात। और करगिल वाले इसका हिस्सा नहीं थे, बाद में करगिल वाले भी इसका हिस्सा बने। अभी तो वो भी स्टेट। तो इसके बरक्स कश्मीर में बात क्यों नहीं हो रही? कश्मीर में खामोशी क्यों दिख रही? अब ये कश्मीर वाले जाने खामोशी कहाँ, इतने इंजीनियर जो रशीद के पटिंगे में मीटिंगें होती हैं, जुलूस निकलते हैं, जुलूस कहाँ, खामोशी कहाँ? खामोशी नहीं, ये कहाँ खामोशी? आप देखिए इंजीनियर रशीद के फंक्शन जो है हजारों में है, और खुला लोग ले रहे हैं, कोई उनको कोई पकड़ दकड़ नहीं, किसी ने अंदर नहीं किया, किसी ने। बहुत सारी लोग
कहते थे कि हमें पकड़ रहे हैं, तो उसको साबित झूठ हुआ। कोई पकड़ रहा, अगर पकड़ना होता तो इंजीनियर रशीद के लोगों को पकड़ते, जिसकी भीड़ में हजारों लोग आ रहे हैं। चलिए, इसके साथ आजाद साहब, और इंजीनियर रशीद तो ए टीम बी टीम नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 2-3 दिन में उसको भी ये लोग बना देंगे टीम। जब खतरा लगेगा हमारी कुर्सी जा रही है तो उसको भी कोई ना कोई टीम बनाएंगे। जो क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की बात करेगा, लोगों की बात करेगा, उसको ए टीम करके कहेंगे, और खुद टीम में रहकर हुकूमत करके फिर दूसरे को कहेंगे। मौजूदा इलेक्शन जो है 2024 के जो अभी हो रहे हैं, क्या ये पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ है, और अगर है तो कैसे? अब ये जो वक्त आएगा वो डिपेंड करता है, अभी बहुत डिपेंड करता है सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आती है, किस पार्टी की आती है, उसकी शक्ल क्या होगी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर इस वक्त तो यूटी है, तो यूटी बड़ा निर्भर है सेंटर में गवर्नमेंट किसकी आएगी। सेंटर का असर पड़ता है हमारी स्टेट में, क्योंकि हमारी स्टेट अकेली स्टेट है जिसको सेंटर के फंड्स पे ही जिंदा रहना। एक लंबे वक्फे के बाद बड़ी लेवल का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है यहाँ हो रहा है, तो इस हवाले से मैं पूछ रहा था कि क्या ये इलेक्टोरल प्रोसेस इम्पोर्टेंट है या मुख्तलिफ है पिछले इलेक्टोरल प्रोसेस से? क्योंकि एक तो स्टेट नहीं रही, यूटी हो गई है, डिलिमिटेशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है तब्दील हो गई है, तो उस हवाले से क्योंकि कश्मीर के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। जज्बात पे इलेक्शन होंगे, डेवलपमेंट पे इलेक्शन, जज्बात पे इलेक्शन होंगे, जो ज्यादा नारे जज्बाती देगा वो वोट लेगा। डेवलपमेंट पे हमारे जैसे बहुत कम होंगे यहाँ, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जज्बात पे ज्यादा वोट मिलते हैं, डेवलपमेंट पे कम। लेकिन चाहे सबको डेवलपमेंट, लेकिन वोट चाहे जज्बात पर। बड़ी कंट्रडिक्शन। लोगों को चाहे नौकरी भी, लोगों को चाहे अस्पताल भी, लोगों को चाहे डॉक्टर भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, ये डेवलपमेंटल चीज, लेकिन वोट चाहे जज्बात, तो कंट्रडिक्शन है। ईपीएपी अपने आप को, इस पार्टी को आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पाते हैं? नहीं, हम ये कह रहा था, ये अच्छा हमारे लिए अच्छा भी नहीं लगता, वो इलेक्शन में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आजाद साहब, मुझसे बात करने का बहुत शुक्रिया।